जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। चलिए जल्दी से आइए, क्लास टाइमिंग देख लीजिए। ये आपकी क्लास टाइमिंग है, मैं इसको बोलने वाला नहीं हूँ। चलिए डायरेक्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा स्वर संवृत है? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है संवृत है? देखिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। संवृत स्वर कहते किसको है, पहले ये चीज आप लोग समझ लीजिए, है ना। किसको कहते हैं संवृत स्वर? देखिए संवृत स्वर ऐसे स्वर को कहते हैं जो कम खुला हुआ होता है। कैसा स्वर होता है? जो बिल्कुल कम खुला हुआ हो, है ना। जो बिल्कुल कम खुला हुआ हो, ऐसे स्वर को कहते हैं क्या? संवृत स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह जो है हमारा, जब बोलते हैं ना, मुख हमारा जब कम खुलता है, तो ऐसे ही स्वर को संवृत स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ई, ऊ, ऊ, तो इसके लिए हमको मुंह को ज्यादा खोलना नहीं पड़ता। एक बार आप हमारे साथ साथ बोल के देखिए, है ना। ई, ऊ, ऊ, क्या आपको मुंह को ज्यादा खोलना पड़ा? नहीं खोलना पड़ा, है ना। तो इस तरह के जो शब्द हो गए, है ना, जैसे ई यहाँ पर है, ये क्या हो गया हमारा? संवृत स्वर हो गया। जबकि इसके अलावा आ, जब आ बोलेंगे तो मुंह ज्यादा खोलना पड़ेगा। ओ, मुंह ज्यादा खोलना पड़ेगा। ए में भी आपको क्या करना पड़ेगा? ए में मुंह थोड़ा कम खोलना पड़ता है, तो इसलिए ए जो है क्या कहलाता है? ए कहलाता है हमारा अर्ध विवृत स्वर, है ना। क्या कहलाता है? अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर कहलाता है। आ को कहा जाता है विवृत स्वर। क्या कहते हैं इसको? विवृत स्वर कहा जाता है ना। और ए और यहाँ पर, है ना, ए और औ को दोनों को कहा जाता है क्या? अर्ध विवृत स्वर। और ई तो आपको पता ही है, ये कैसा है? संवृत स्वर है, क्योंकि इसको खोलने में ज्यादा मुंह नहीं खोलना पड़ता इनको बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? कौन सी ऐसी 2 मात्राएं हैं जिसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन स्वर में उसका समावेश नहीं करते हैं हम लोग? 32 में देखिए वो 2 मात्राएं जो है हमारा क्या है? अन और साथ ही साथ अह, है ना। ये दोनों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनका उपयोग जो है हम लोग स्वर में नहीं किया जाता है। ये जो है अनुस्वार कहलाता है और अविसर्ग कहलाता है। ये दोनों जो है व्यंजन के साथ योग ना होने के कारण इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? आयोगवाह कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि आयोगवाह किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अन्न और अह, है ना। अन्न और अह ये दोनों जो है आयोगवाह है। क्यों? क्योंकि इनका जो उपयोग है ना, स्वर और व्यंजन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं होता है। यही कारण है कि ये आयोगवाह कहलाते हैं। प्रीवियस क्लास में भी इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सुंदर है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 33 में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? 4। टोटल 4 यहाँ पर ह्रस्व हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अ है, दूसरा ह्रस्व ई है, तीसरा ह्रस्व उ, और इसके बाद एक और बच जाता है री। ये 4 के 4 जो हैं हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। याद रहेगा आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से ये जो संबल है, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? 34 में। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि जो है, इसका कौन सा ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि है। कौन सा है भैया? संपृक्त ध्वनि है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पर देखिए सौ और जो ब है, दोनों ध्वनियों के साथ मौ हलंत ध्वनि संयुक्त हुआ है, इसीलिए ये जो है क्या कहलाएगा? संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पर, जैसे युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनि किसको कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है, दोबारा इस्तेमाल होता है, तो ऐसे ही ध्वनि को क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। संयुक्त ध्वनि किसको कहते हैं भैया? तो देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर के एक स्वर की सहायता से बोली जाए तो ऐसी ध्वनियों को ही संयुक्त ध्वनि कहते हैं। याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ना हम लोग प्राण, ये प्राण क्या हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया संयुक्त ध्वनि का। इसके अलावा अगर आप बोलोगे, जैसे बोलेंगे क्लांत, ये क्या हो गया? हमारा संयुक्त ध्वनि का एग्जाम्पल हो गया। याद रहेगा। इसके अलावा युग्मक में भी कुछ एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं दिक्कत, है ना, तो ये क्या हो गया? युग्मक ध्वनि का एग्जाम्पल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 35 में। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए, स्वर कौन सा है इनमें से, है ना। तो देखिए यहाँ पर क, है ना, छ और ज, ये तीनों के तीनों व्यंजन है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर? अ नंबर, है ना। इनको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ।
सो दैट आप PDF जब पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि सारे में टिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक अच्छी सी अनाउंसमेंट आप लोग देख लीजिए जो आप स्टूडेंट्स के लिए ही है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर बीएड इंट्रांस देना ही है तो क्यों नहीं अच्छे से दें, और इसमें आपको फाउंडेशन कराया जाएगा। फाउंडेशन कहने का मतलब है कि थ्योरी पढ़ाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, जो 5 के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ाया जाएगा और उसकी PDF जो है आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर भी ऐप पर अवेलेबल कराया जाएगा, और साथ ही साथ उनकी एक अलग से टेस्ट भी होगी, और इसके अलावा डेली यूट्यूब पर टेस्ट होगी, इसको भी आप लोग देखेंगे, है ना। तो एटलीस्ट हमारा 2 से 3 क्लास जो है ऐप पर डे चलेगा, और ये क्लास जो है इसमें से कुछ क्लास लाइव भी होंगी, कुछ रिकॉर्डेड भी होंगी। जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे, वर्किंग क्लास हैं, वो लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो जो हमारा 999 का कोर्स है वो अभी 699 में आ रहा है, और ये कब तक आएगा, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स तक। और अभी तक का मैं अपडेट दे देता हूँ। जिस वक्त मैं ये लेक्चर अभी इवनिंग में 4 PM हो रहा है, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 मार्च को, अब तक जो है यहाँ पर जो है अब तक 100 है ना, यहाँ पर 47 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है कोर्स को, है ना, और अभी 5-6 किए हैं, तो अप्रॉक्स ये 150 प्लस हो गया है। तो अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 300 का अलग से आपको डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जो कोड है फर्स्ट 200, इसका यूज करना है। कैसे कोड को यूज करना है ये चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप चैनल पर देख लो। हाउ टू यूज कोड फॉर 300 डिस्काउंट, ये लिखा हुआ है एक वीडियो में, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा अमेजन, पेटीएम, है ना, फ्लिपकार्ट, इन सब के माध्यम से अगर आप पेमेंट करोगे तो इस पर अलग से डिस्काउंट जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अ ई उ को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, इसको क्या कहा जाता है। देखिए इसको कहा जाता है क्या, ह्रस्व स्वर, है ना। दीर्घ में आपको पता है, दीर्घ में जैसे हो जाएगा आपका क्या, ऐसे लिखा जाता है दीर्घ ई, है ना। इसके अलावा दीर्घ उ ऐसे लिखा जाता है। तो ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं किस तरह के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, याद रहेगा। चलते हैं हम लोग आगे। दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाएगा भैया, दीर्घ स्वर में जैसे आ गया आ, है ना, ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है, जिसको बोलने में लंबा खींचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या आ, चंद बिंदु है ये, आ स्वर ध्वनि और ओ के बीच की ध्वनि है ना। क्या हम लोग जब आ बोलते हैं आ, तो ये आ और ओ के बीच का है या फिर ये एक अलग अस्तित्व रखता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर आ गया है, काफ़ी लोग आप लोगों में से सही आंसर दे रहे हैं। भैया आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि बिल्कुल भी नहीं है, इनका अपना एक अलग अस्तित्व है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर कौन सा है, इसमें अर्धविवृत स्वर कौन सा है जिसको बोलने में ज़्यादा मुंह ना खोलना पड़े। जैसे हम लोग बोलते हैं ऊ, तो ये तो हमारा विवृत हो गया, है ना, जिसको सबसे कम बोलना पड़ता है। इसके अलावा ए, है ना, आ को तो लंबा खींचना पड़ता है, ये तो दीर्घ में आ गया ए, है ना। तो बता दीजिए इसमें से अर्धविवृत स्वर कौन सा है 38 में। तो देख लीजिए अर्धविवृत स्वर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रहेगा। अर्ध संवृत स्वर किसको कहते हैं, याद रखिएगा कि अर्धविवृत स्वर किसको कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जब मुंह हमारा आधा खुलता है, जैसे अ, ए, औ, आ, ये सब जो है हमारा अर्धविवृत हो गया। वहीं पर अन्य विकल्प जैसे हैं आपका यहाँ पर देख लीजिए अर्धसंवृत हैं। अर्धस्वरित क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता हो, उसी को हम लोग कहते हैं अर्धसंवृत, है ना। जहाँ पर हमारा मुख द्वार आधा खुलता है ना, उसको कहते हैं अर्धविवृत। और अर्धसंवृत किसको कहेंगे, ज़्यादा मुख द्वार हमारा आधा बंद होता है, जैसे ए, ओ, है ना। इसके अलावा विवृत क्या बोलेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसको हम लोग विवृत कहते हैं। और संवृत किसको बोलेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता हो उसको हम लोग कहते हैं संवृत। जैसे ई, ऊ, इसके लिए ज़्यादा नहीं खोलना पड़ता है, अप्रॉक्सियम हमारा मुंह जो है बंद ही रहता है, थोड़ा सा खोलते हैं और इन शब्दों को हम बोल लेते हैं। तो अगर कम मुंह खोलना पड़े तो वो हो गया संवृत, अगर पूरा मुंह खुलना पड़े जब बोलते वक्त तो वो हो जाएगा विवृत, है ना। और अगर हमारा मुख जो है आधा बंद रहता है तो ये हो जाएगा क्या, आधा संवृत, अर्धसंवृत कहेंगे। और अगर आधा खुलता है तो इसको क्या कहेंगे, अर्धविवृत कहेंगे। तो विवृत संवृत याद रखिएगा, विवृत मतलब बंद, संवृत मतलब बंद, विवृत मतलब क्या होगा, पूरी तरह से खुला। चलते हैं आगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं 39 में।
देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्रकार के होते हैं ये दोनों जो वर्ण होते हैं, ये 8। देखिए क्या वो प्रकार है आप उसको भी समझ लीजिए। जैसे अंतस्थ है हमारा, तो अंतस्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अंतस्थ में आ जाता है हमारा य, है ना, र, इसके अलावा ल, है ना, इसके अलावा आपका य, र, ल, और इसके अलावा हो जाएगा वो, ये अंतस्थ हो गया। उष्म वर्ण क्या हो गया, उष्म वर्ण में हमारा हो गया क्या, सौ, है ना, इसके अलावा सौ, है ना, इसके अलावा सौ, इसके अलावा ह, ये सब क्या हो गया, उष्म वर्ण हो गया। तो ये 4 और 4 दोनों मिला करके कितने हो गए, टोटल 8 वर्ण हो गए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आपको सर्वनाम के बारे में अगर जानना है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सर्वनाम जो है इसके कितने प्रकार हैं। देखिए सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार हैं, है ना। पुरुष सर्ववाचक, है ना, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। टोटल जो हैं 6 प्रकार हैं। जब सर्वनाम को डिटेल से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर और डिटेल से सबको बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। कौन सा ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी, एक तो दीर्घ में ज़्यादा लगता है ना, और ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। आंसर्स आपके नीचे दिया हुआ है, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पलूत। सबसे पहली बात है कि पलूत कहते किसको हैं, आप इसका रिवीजन एक बार कर लीजिए। देखिए ऐसा स्वर जिसको बोलने में भैया 3 गुना समय लगता है, 3 गुना टाइम लगे। कितना लगे, 3 गुना टाइम लगे, ऐसे स्वर को हम लोग क्या कहेंगे, पलूत कहेंगे, है ना। और इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओम, क्या बोलते हैं, ओम, ऐसे बोलते हैं ना ओम, तो ये ओम बोलने में कितना लंबा खींचते हैं, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, जिसको पलूत कहा जाता है। अनुस्वार जो है ये क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसका सिंबल क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं अ अनुस्वार, ये हो गया आपका क्या, अनुस्वार, है ना। क्या होता है ये अनुस्वार, इसको भी समझ लीजिए आप। देखिए ऐसे स्वर के बाद वाला जो है वो व्यंजन होता है। ये स्वर के बाद आने वाला जो है वो क्या होता है, व्यंजन होता है, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं अंगूर, है ना, अंगद, तो नाक से, कंकड़ बोलते हैं ना, तो ये नाक से निकलती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। वहीं पर एक और वर्ड है यहाँ पर अनुनासिक। ये क्या होता है, अनुनासिक। देखिए यह स्वर जो अनुनासिक होता है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, जैसे अ लिख दिया, इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्टार मार्क टाइप से देते हैं, इस तरह से होता है। ये क्या होता है, अनुनासिक। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है ना, और उच्चारण में क्या होती है, लघुता रहती है। चंद बिंदु जिसको बोलते हैं ना, चंद बिंदु, जैसे आप लिखोगे, मान के चलो लिखोगे गांव, क्या लिखोगे, गांव, ठीक है। जैसे आप लिखोगे दांत, है ना, तो इसमें नाक से भी बोलते हैं और मुंह से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिक शब्द। ह्रस्व स्वर के बारे में पता है, यह है कि जिसको बोलने में हमारा कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। बोलिए किसका किसका सहायता लेते हैं। 41 में ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए डायरेक्ट मैं आंसर पे आता हूँ। कंठ और तालु का इस्तेमाल किया जाता है। ए जब बोलते हैं हम लोग, कंठ और तालु का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग व का उच्चारण करते हैं तो व में दांत और ओष्ठ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो होता है वो किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43। आयोगवाह वर्ण का प्रयोग होता है। आयोगवाह जो होते हैं उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आयोगवाह किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 43 में। देखिए आंसर हमारा हो जाएगा कि अनुस्वार अनुशासिक रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, आयोगवाह शब्द का, वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ का उच्चारण स्थान कौन सा है। जब हम फ बोलते हैं, फ का उच्चारण स्थान कौन सा है, बोल के देखिए आप और सोचिए कहाँ से बोला जाता है ये फ, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। देखिए फ का उच्चारण स्थल जो है हमारा क्या है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, ओष्ठ, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं, मैं एक बार क्लियर ही करा देता हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर एक बार क्लियर ही करा दीजिए कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है। चलिए पहला ले लेते हैं हम लोग ओष्ठ। ओष्ठ देखिए कहाँ पर बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प वर्ग जितना भी होता है, प वर्ग, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सब जो है हमारा प वाली जो लाइनिंग होती है क ख ग घ में, ये सब में हमारा क्या होता है, ओष्ठ का इस्तेमाल होता है, ओष्ठ से बोला जाता है। उसके अलावा हम लोग ह्रस्व उ
और दीर्घ उ, ये दोनों जो बोलते हैं ये प वर्ग प्लस ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये सब हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। वहीं पर अगर हम दूसरा यहाँ पर ले लें, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ दूसरा वाला है हमारा यहाँ पर दांत। तो दांत का में देख लेते हैं, दांत में कौन कौन सा शब्द है जो दांत से होता है। तौ वाली जो जितनी लाइनें होती है, तौ थौ दौ धौ, ये तौ वर्ग की लाइनें जो होती है, इसमें जितनी भी चीज़ें आती है, तौ थौ दौ धौ मौ, ये सब कुछ जो है आपका तो ये दंत वर्ग से, दांत से बोला जाता है। तो ये तौ वर्ग यहाँ पर दांत में आ गया। इसके अलावा भी लौ और सौ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, दंत में, है ना। और यहाँ पर जानना है आपको, चलिए मैं कंठ के बारे में भी आपको बता देता हूँ, कंठ वर्ग के बारे में। देखिए क वर्ग जितना भी होता है ये कंठ से बोला जाता है। क ख ग घ, आप देखो कंठ से आवाज़ सारी निकलती है। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं सो दैट आप PDF रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा क वर्ग, है ना। इसके अलावा अ, है ना, और आ, ये वर्ग भी जो है ना। और एक है आपका विसर्ग, ये जो है आपका क वर्ग, अ और आ और विसर्ग, ये सब के सब जो है कंठ से बोले जाते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है मूर्धा। मूर्धा जो है, मूर्धा में कहाँ से कौन कौन सा शब्द आता है, एक तो ट वर्ग आता है हमारा। इसके अलावा रौ, जब हम लोग बोलते हैं रौ, है ना, और इसके बाद हम लोग बोलते हैं जैसे सौ, तो ये सब के सब जो हैं किस में आते हैं, मूर्धा से आते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF जब आपको मिलेगी तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पर PDF अवेलेबल होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप से याद आया, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, एक बार सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दें। काफ़ी कम लाइक है, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखने में ध्यान देते हो। आपके एक लाइक करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हौसला आ जाता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाता है, फिर एकदम मन करता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर से लेकर के आएँ। तो जब भी आप क्लास में आएँ, आप लोग जो 1000 लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं डेली, वो बस क्लास में आते ही वीडियो को बस लाइक कर देना है आपको। कमेंट अगर करने में टाइम लग रहा है, आपको मेहनत लग रही है, तो कमेंट नहीं भी करोगे चलेगा, बट लाइक करना तो ईजी है, आप लाइक कर दें। दूसरा व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में ये कहना था कि पुरानी वीडियो को देख करके कुछ बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप के लिए पेमेंट करते हैं। तो आज भी मैंने 4-5 बच्चों का पेमेंट को रिटर्न किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी वीडियो को देख करके आप व्हाट्सअप का पेमेंट ना करें, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप जो है इस पर अब एडमिशन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सअप तब था जब हमारे पास ऐप नहीं था। जब ऐप आ गई है, इसमें अलॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर लाइव क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं, PDF नोट्स यहाँ पर मिलेगी, एक जगह सारी चीज़ें मिलेगी। जबकि व्हाट्सअप पर हम लाइव नहीं जा सकते हैं, है ना। व्हाट्सअप पर रिकॉर्डेड क्लास को नहीं डाल सकते हैं, डालेंगे तो वो बहुत पीछे चले जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप को जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो उसको देख नहीं पाएंगे, उसको शो ही नहीं होगा। तो व्हाट्सअप हमारे पास मजबूरी थी व्हाट्सअप की, लेकिन जब हमारा ऐप जो हमने 3-4 महीने पहले बनने दिया था, अभी डिलीवर हो गया। अब हमारा B.Ed में भी 3 महीने का समय है, तो हम इस बिहार B.Ed के सिलेबस को इस बीच में आसानी से जो है हम लोग 23 जून से पहले ख़त्म कर सकते हैं। 15 जून तक हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे पूरे सिलेबस को। तो क्यों नहीं हम लोग ऐप से पढ़ाई करें। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे दिया हुआ है, फ्री में डाउनलोड करके, और जितनी PDF आप क्लास वाली देख रहे हो ये वहाँ पर फ्री मिल जाएगी आपको। और भी टेस्ट आएंगे जो आपके लिए फ्री होगा। अगर आप अभी कोर्स परचेज करते हो तो ऑफ़र में है, 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अन्यथा अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपको जब लगेगा, जब बच्चों से आप सुनोगे कि हाँ क्लास बहुत अच्छी हो रही है, सारे टीचर्स जो हैं आपके रीजनिंग के अलग टीचर होंगे, है ना, हिंदी के अलग टीचर होंगे, मैं आपको पेडागोजी और साथ ही साथ GK पढ़ाऊंगा, है ना, और इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सबके अलग टीचर्स होंगे। और बहुत डेडिकेटेड होकर के जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो लास्ट मोमेंट पर आओगे, एक तो आपका सिलेबस छूट जाएगा, दूसरा है कि उस समय 999 की फ़ीस एटलीस्ट कम से कम इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप के जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रोमो कोड का यूज करके 20 मार्च से पहले तक ये 699 में ज्वाइन कर लें। अन्यथा अगर वो 20 मार्च के बाद ज्वाइन करेंगे तो उनको ये लगेगा, प्लस 25 मार्च के बाद हम व्हाट्सअप ग्रुप का कोई भी रिफंड नहीं देंगे। तो जो बच्चे अगर व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं वो 25 मार्च से पहले तक ज्वाइन कर लें। अगर आप 20 मार्च तक ज्वाइन करेंगे तो ये आपका 699 में हो जाएगा, प्लस रिफंड भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 25 मार्च तक ज्वाइन करेंगे तो 999 में आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, प्लस आपको 150 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। लेकिन 25 के बाद अगर 26 को आप कोर्स परचेज करेंगे तो कोई रिफंड नहीं होगा, क्योंकि 25 तक सारे रिफ़ंड हम कर देंगे, है ना। 25 के बाद कोई रिफ़ंड नहीं रखेंगे। तो 25 के बाद जो लोग आएंगे उसको कोई व्हाट्सअप ग्रुप से भी होंगे तो भी उनको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करना ही है तो 699 का पेमेंट करें, 150 इसमें आपको रिटर्न हो जाएगा।
और आसानी से आप कोर्स को देख सकते हैं। तो फालतू में आपको 300 का इधर हो गया, प्लस आपको 150 जो पेमेंट 25 के बाद नहीं मिलेगा, तो 450 रुपये का आपको लॉस होगा। तो इसीलिए कोर्स को अभी ही परचेज कर लें। थोड़ा भरोसा रखें, अगर टीचर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा भरोसा रखें, क्वालिटी मिलेगी तभी तो थोड़ी बहुत पेमेंट ले रहे हैं आपसे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है 46 में। देखिए 46 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ज्यों, है ना। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्यों है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ज्यों जो है संयुक्त व्यंजन के अंदर में आता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिली होती है ना। एक तो हमारा यहाँ पर देखिए ज्यों को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक तो हमारा जौ हलंत होगा और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, यों मिल जाता है। तो दोनों मिल करके हमारा क्या बन जाता है, ज्यों बन जाता है। इसीलिए ज्यों जो है एक संयुक्त स्वर है ना। इसके अलावा यहाँ पर ताड़न जात वर्ण में आज का क्या आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ताड़न जात वर्ण क्या होता है, तो हमारा रॉ जो है ये ताड़न जात होता है, और साथ ही साथ ये वाला जो रॉ बोलते हैं ये भी हमारा क्या होता है, ताड़न जात आता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बहुत खूबसूरत सवाल है। सत्य तो हर जगह मिलता है, असत्य जो कथन है उसको आपको यहाँ पर पहचानना है 47 में। देखिए 47 में यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सभी विसर्ग सघोष हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, काफ़ी नई चीज़ें आपको यहाँ पर लग रही है 47 वाले क्वेश्चंस में। देखिए विसर्ग जो होता है ये क्या है, सघोष नहीं है ना। सभी विसर्ग जो है यहाँ पर क्या है, सघोष है। ये कथन हमारा बिल्कुल ही गलत है। क्या है, बिल्कुल भी हमारा गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि विसर्ग जो है सघोष नहीं है, बल्कि विसर्ग जो है व्यंजन के प्रथम दो अक्षर उष्म वर्ण तथा स्वयं विसर्ग, है ना, ये दोनों जो है अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा कि सभी विसर्ग जो है सघोष नहीं है, इसमें से कुछ विसर्ग ऐसे हैं जो हमारा अघोष श्रेणी में भी आते हैं। अगर आपको जानना है तो जान लीजिए। 100 जैसे हम लोग लिखते हैं, 100 तीन तरह के 100 होते हैं, वो तीनों 100 जो है हमारा क्या होता है, हमारा अघोष वर्ण में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग का उच्चारण डैश के समान होता है। जल्दी से बताइए, विसर्ग का उच्चारण डैश के समान होता है। देखिए विसर्ग का उच्चारण जो है वो हमारा ह हलंत के हिसाब से जो हम लिखते हैं इसके समान बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? कई बार आपको बताया है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे ऐसे स्वरों को मूल या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पर अगर ह्रस्व नहीं रहता, अगर हमारा ऑप्शन मूल रहता, तब भी हमारा क्या होता, बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पर, है ना। याद रखेंगे इसको। इसके अलावा दीर्घ स्वर में क्या होता है, उच्चारण में काफ़ी समय लग जाता है, और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। इसमें आपको अगर कम लगता है, अगर इसमें 1 गुना समय लगता है, तो इसमें 2 गुना समय लगता है, और इसमें कितना लगता है, 3 टाइम्स का जो है आपको यहाँ पर समय लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अर्धस्वर कहते हैं। याद रहेगा आपको जी। क्या एग्जाम्पल हो गया अर्धस्वर का? एग्जाम्पल हो गया आपका यो, वो, ये सब के सब जो है क्या है, अर्धस्वर हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय लेकर के आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले आंसर देख लीजिए। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम लोग आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया ऐसे शब्दों को? ऐसे शब्दों को कहते हैं आयोगवाह। तो आंसर ये हो गया। अब आ जाइए यहाँ ऑप्शन के साथ हम लोग खेलते हैं। आगत, ये आगत क्या है भैया? आगत वर्ण उसे कहते हैं जो वर्ण ग्रहण कर लिए गए हैं तथा इन वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं ना। तो ऐसे वर्ण, है ना, जो ग्रहण कर लिए गए हैं, जो बाहर से लाए गए हैं, अपना लिए गए हैं, और इन वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसे वर्णों को हम लोग आगत वर्ण कहते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे हम लोग लिखते हैं ना इसे जॉ, है ना, ऐसे लिखते हैं फॉ, है ना, ये सब क्या है? आगत वर्ण है। ये सब क्या है? आगत वर्ण है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है उष्म। ये उष्म वर्ण कौन सा होता है? तो देखिए इन्हें संघर्षी या फिर उष्म वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनमें श्वास रगड़कर
खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं सौ 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 हौ, है ना, हौ। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो सांस होता है वो उसकी रगड़न होती है, रगड़न होने से ऊष्मा बाहर होती है। तो यही कारण है कि इसको या तो संघर्षी कहते हैं या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। अंतस्थ के बारे में भी आपको जानना है, पहले भी बता दिया है, जान लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है वो अंतस्थ कहलाते हैं। जैसे य र ल वो आसानी से बोलेंगे, आप बोल के देखिए, य र ल वो, है ना, जिसको आसानी से बोल सकते हैं, ईजिली प्रोनाउंसिएशन जिसका हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा अंतस्थ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 52 नंबर में, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, व्यंजनों को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया है उच्चारण के आधार पर और दूसरा बांटा गया है भैया किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। याद रहेगा आपको कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भाग में बांटा गया है, एक उच्चारण और दूसरा प्रयत्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सवाल है, आपको क्लियरली पूरा विजिबल भी है। और एक बार जो लोग लाइक नहीं किए हैं भैया, लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग, है ना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, अगर आप 1 मिनट भी देखते हो वीडियो को तो अभी और इसी वक्त लाइक करो। लाइक करने से आप जैसे हज़ारों जो बिहार बीएड वाले स्टूडेंट हैं उस तक वीडियो पहुंचती है, वीडियो की रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं क्या है यहाँ पर 53 में। चलिए 53 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारा जो अलग अलग ध्वनियाँ हैं उसको इसको दिया हुआ है, आपको इसको मैच करके बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा 53 में। चलिए देखिए भैया, स्वर ध्वनि पे सबसे पहले आ जाते हैं। स्वर ध्वनि के बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें से कौन सी ध्वनि स्वर ध्वनि है, तो आप समझ गए यहाँ पर कि ये सारी ध्वनियाँ जो है क्या है, स्वर ध्वनि है। अब आते हैं तालवी ध्वनि, जिसको हम लोग तालु से बोलते हैं। मैंने अभी कहा था, है ना, जो आपका तालु से बोलने वाली ध्वनि है कौन सा है, आप बोल के देख लीजिए। यहाँ पर चौ, छौ, जौ, झौ, ये सब क्या है, तालवी ध्वनियाँ हैं। उसी से तरह से सी नंबर में है अल्पप्राण ध्वनियाँ। अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे देखिए हम लोग अल्पप्राण ध्वनि में होता है क, त, प, ट, ये सब क्या है, अल्पप्राण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। और जो बच गया वो सीधा सीधा आगे हम घोष ध्वनियाँ हैं। तो घोष ध्वनियाँ यहाँ चूँकि 4 है और इस साइड में 5 है, तो घोष ध्वनियाँ किसको कहते हैं, इसको भी जान लीजिए। तो ख, थ, फ, ब, ये जो है हमारी क्या हो गई, घोष ध्वनियाँ हो गई। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में, है ना, डी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए वृत्ताकार स्वर है। वृत्ताकार स्वर कौन सा है 54 नंबर में? देखिए वृत्ताकार स्वर कौन सा है, जो ओ है ये हमारा क्या है, वृत्ताकार स्वर है। वृत्ताकार स्वर कहते किसको हैं? देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होंठ हमारा बन जाता है। ओंठ मतलब होंठ, है ना, जैसे हम लोग तो ओ, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओ, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। चाहे वो ह्रस्व ऊ बोलो या दीर्घ ऊ बोलो या ओ बोलें या औ बोलें, औ बोलने पर भी हमारा होंठ गोल हो जाता है, वृत्त के समान गोल होता है, इसलिए इसको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और ऐसा स्वर जिसको बोलने में क्या हो, वृत्त के जैसा नहीं बने, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। कैसे, देख लीजिए, जैसे हम बोलेंगे क्या, अ, आ, ई, ए, ये सब जो है क्या हो गए, अवृत्ताकार स्वर हो गए। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जल्दी से बताइए 55 में स्वर ध्वनि के कौन से प्रकार हैं। देखिए आंसर हो जाएगा क्या कि स्वर ध्वनि में आपका दीर्घ भी हो गया, प्लुत भी हो गया, ह्रस्व भी हो गया, ये सब के सब क्या हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त में से तीनों। बहुत डिटेल से कई सब क्वेश्चन में बताया, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आगे। क्वेश्चन है हमारा ओ और औ किस प्रकार के स्वर हैं 56 में। लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए। देखिए ये दोनों जो हैं वो कैसे स्वर हैं भैया, याद रखिएगा कि ये दोनों जो है हमारा कंठोष्ठीय स्वर हैं। कैसा स्वर है, कंठोष्ठीय स्वर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका कौन सा आ गया, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना री क्या है, मूर्धन्य में आ गया। दंतोष्ठ में क्या आ गया भैया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दंतोष्ठ में, जैसे हम लोग दांत का जब इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे वो, तो ये हमारा क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पूरी तरह से वर्ण को देखा, है ना, इससे पहली वाली जो हुई थी
जो 5वां था सामान्य हिंदी की टेस्ट, उसमें वर्ण को देखा, स्वर वर्ण को हमने यहाँ पर 6ठा और 7वां में देखा। अब हम लोग जो है 8वें में आते हैं। 8वां जो हमारा टेस्ट है सामान्य हिंदी का, उसमें हम लोग व्यंजन को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, व्यंजन से रिलेटेड क्लास को करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक वे में जो क्लासेस यहाँ पर चल रही है, इसकी पीडीएफ के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आप फ्री स्टडी सेक्शन में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। और इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप जो लोगों ने ज्वाइन किया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आपको ये पीडीएफ इंस्टेंटली क्लास के बाद जो है अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो 20 मार्च शाम 6 बजे से पहले तक ज्वाइन हो जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा 300 का इधर डिस्काउंट होगा और 150 रुपीज़ आपको रिटर्न हो जाएगा। तो 450 रुपये का जो है आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ओके, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ऐप पर जाएँ, बहुत सारे फ्री जो PDF अवेलेबल हैं उसको देखें। और जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं बिहार बीएड की, उसके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोगों को बाय बाय। और एक बार बस देख लीजिए ये ईयरली बर्ड वाला, सो दैट आपको याद रहे और कौन सा कोड इसमें डालना है, फर्स्ट 200 डालना है। ओके, बाय बाय।